हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एजुकेशन एकेडमी में। मैं हूं अजहर और आज हम शुरू करने वाले हैं 11th के फिजिक्स के चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 4। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डायमेंशंस के बारे में डिस्कस किया था। डायमेंशंस के को निकालने के बारे में डिस्कस किया था कि फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, और उस पे बेस्ड कुछ नीट और आईआईटी जेई के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। अगर उसमें कोई डाउट है तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक बार और कमेंट बॉक्स में उन डाउट्स को डाल देंगे तो हमें आसानी होगी आप की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको समझने में। फिर हम उसी हिसाब से और क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करके आपके सामने पेश करेंगे। तो आइए आज देखते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में कि डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है और उसका क्या एप्लीकेशन है। और आज फिर से हम उस पे कुछ नीट और जेई के क्वेश्चंस करेंगे, जेई मेंस के। देखते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस क्या है और उस पे किस तरीके से नीट और जेई में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में कि डायमेंशनल एनालिसिस है क्या। Dimension analysis is a tool to find or check relation among physical quantities by using their dimensions। ठीक है, तो डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब है कि अगर हमारे पास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई हो और उनके बीच में आपस में कुछ रिलेशन हो, तो उनके रिलेशन को जज करने के लिए, उनके बीच रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली अगर मान लीजिए हमें कोई इक्वेशन दिया हुआ हो तो वो इस इक्वेशन सही है या गलत है हम डायमेंशनल एनालिसिस से चेक कर सकते हैं। अगर बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे आप लोग पढ़ते हैं फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये रिलेशन अगर हमको एक्सेलरेशन और मास दिया हुआ हो और हमें फोर्स का फॉर्मूला फाइंड आउट करना हो मास एक्सेलरेशन के बीच में, तो हम डायमेंशनल एनालिसिस से इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है और हमसे पूछा जाए कि वो इक्वेशन सही है या गलत है, तो हम डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करके उस इक्वेशन के बारे में पता कर सकते हैं कि वो इक्वेशन सही है या गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 एप्लीकेशन देखेंगे हम डायमेंशनल एनालिसिस का। डायमेंशनल एनालिसिस कैन बी यूज्ड, कहाँ कहाँ यूज होगा, टू चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, इसको थोड़ा समझना है कि होता क्या है। अभी अगले स्लाइड में इसको समझेंगे, पहले देख लेते हैं कि ये तीनों एप्लीकेशन है क्या। दूसरा एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट यूनिट इन वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। मतलब एक सिस्टम में अगर हमें यूनिट दिया हुआ है, हमने यूनिट में डिस्कस किया था कि यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम है, एसआई सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम है, एफपीएस सिस्टम है। तो इसमें से यूनिट्स का इंटर कन्वर्जन करना हो तो हम डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू वो कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा है टू डेराइव द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज बेस्ड ऑन सर्टेन रीजनेबल अजम्पशंस। ठीक है, अगर हमारे पास बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई हो और उनके बीच में हमें इंटर रिलेशन फाइंड आउट करना हो, या फिर किसी एक फिजिकल क्वांटिटी का किसी दूसरे 2-3 फिजिकल क्वांटिटीज पे क्या डिपेंडेंसी है, इसको अगर हमें देखना हो तो हम डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस को कैसे चेक करेंगे कि कोई भी इक्वेशन जो हमें गिवन है वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट है या नहीं है, या फिर इसी को हम लोग बोल रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे होमोजेनिटी का क्या मतलब है। होमोजीनियस आपने वर्ड सुना है। होमोजीनियस का क्या मतलब होता है, होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा। ठीक है, हर जगह अगर केमिकल्स के बारे में देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए इस कमरे में, इस स्टूडियो में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे एयर है, एयर पूरे कमरे में कैसा है, होमोजीनियस है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे इसका कंपोजिशन ज्यादा होगा और कहीं पे कंपोजिशन कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि कमरे का पूरा एयर क्या है, होमोजीनियस है। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, सेम प्रोपोर्शन में हर जगह कहीं से भी अगर हम कुछ अमाउंट ऑफ एयर उठा लें तो हर जगह उनका प्रोपोर्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, इसको थोड़ा समझने के लिए हम कुछ इस तरीके से समझते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 kg राइस और प्लस 2 मीटर क्लॉथ दोनों मिलके कितना हुआ,
तो आप कह सकते हैं सर ये कैसा बेतुका सवाल है, हम राइस में क्लोथ को कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या जरूरी है कि ऐड करना हो या सब्सट्रैक्ट करना हो तो दो फिजिकल क्वांटिटीज का सेम होना जरूरी है। जैसे अगर हम राइस में राइस ही ऐड करेंगे तभी बता सकते हैं। जैसे अगर मैं उसको राइस को कन्वर्ट कर दूं, पल्स कर दूं, ठीक है, 5 kg राइस प्लस 2 kg पल्स, तो कितना केजी वीट हुआ, तो आप बताएंगे? नहीं बता सकते हैं। ठीक है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब मैं आपसे बोलूं कि 5 kg राइस है और प्लस 2 kg और राइस उसमें ऐड करेंगे तो 7 kg राइस ही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने 5 kg राइस ऐड किया और उसमें 2 kg और राइस ऐड कर दिया तो वो 7 kg कुछ और हो गया, शुगर हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो क्या रहेगा, राइस ही रहेगा। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में ऐसा आता है कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो उसमें उसी फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये सिंपल फिनोमेना है। ऐसे ही अगर हम डायमेंशंस के बारे में बात करें तो डायमेंशंस का यही कहना है कि जिन फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन सेम होगा वही आपस में ऐड होंगी या सब्सट्रैक्ट होंगी। ठीक है, या फिर कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि हमारे पास कोई अगर इक्वेशन हो और उसमें बहुत सारे टर्म्स हो प्लस माइनस के साथ, तो उसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाले अगर टर्म्स हैं तो उन सभी टर्म्स का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर डायमेंशन सेम नहीं है तो वो टर्म्स आपस में ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं होंगे। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे बोल रहा था कि यहाँ पे आपका है 5 kg राइस, इसमें 2 kg अगर हम राइस ऐड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका 7 kg राइस। ठीक है, मतलब ये भी राइस है, ये भी राइस है, तो रिजल्ट में हमें क्या मिल रहा है, राइस मिल रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, अब ऐसे ही अगर हम डायमेंशन के बारे में बात करें, जैसे मान लो स्पीड में स्पीड को ऐड करेंगे तो हमें स्पीड ही मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि अगर एक ट्रेन जो है आप सामने से आ रहे हैं बाइक से या कार से, आपकी स्पीड कुछ है, सपोज कर लीजिए 50 किलोमीटर पर आवर है, और आपके सामने से आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक ट्रेन गुजर रही है, उसकी भी स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि रिलेटिव स्पीड आपका कितना हुआ, आपका ट्रेन के रिस्पेक्ट में रिलेटिव स्पीड कितना हुआ, तो आपके पास से ऐसे गुजरेगी तो दोनों स्पीड क्या हो जाती हैं, एड अप हो जाती हैं। ठीक है, तो 50 + 50 100 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं पूछूं कि आपकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है और ट्रेन का एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो आप बताइए कि टोटल एक्सेलरेशन कितना हुआ। हो गया ना बेतुका सवाल? ठीक है, तो होमोजेनिटी का मतलब यह है कि जिस फिजिकल क्वांटिटी को हमें फाइंड आउट करना है या ऐड या सब्सट्रैक्ट करना है, वो सब क्या होने चाहिए, सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर रिलेटिव स्पीड अभी मैंने जैसे आपको बताया, मान लीजिए आप इधर से आ रहे हैं, ये आप हैं सपोज कर लेते हैं, और आपकी स्पीड है, इसको v1 कंसीडर कर लेते हैं, 50 किलोमीटर पर आवर सपोज कर लीजिए। ठीक है, और इधर से ट्रेन आ रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसको ट्रेन बना लेते हैं कुछ ऐसे। ठीक, और इसकी स्पीड भी कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर। इसकी वेलोसिटी हम लोग v2 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई, तो यहाँ v रिलेटिव आप करोगे, कितना हो जाएगा, v1 + v2, ये हो जाएगा 50 + 50 इक्वल टू कितना, 100 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, क्लियर हुआ। तो हमने यहाँ पे क्या किया, स्पीड को स्पीड में ही ऐड किया। तो एक तो हो गया कि सिंपल कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम सेम फिजिकल क्वांटिटी में अगर ऐड कर रहे हैं तो हमें सेम फिजिकल क्वांटिटी एज अ रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, कोई दूसरी एक फिजिकल क्वांटिटी में हम कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी नहीं ऐड कर सकते हैं और उससे कोई तीसरी फिजिकल क्वांटिटी हमें नहीं मिलनी है। यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डायमेंशन के टर्म में समझते हैं कि डायमेंशन क्या कहता है। ठीक है, तो डायमेंशन कहता है डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन कह रहे हैं, या होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन का मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे हम फिजिकल क्वांटिटी को नहीं देख रहे हैं, अब हम किसे देख रहे हैं, डायमेंशन को देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं और उनका डायमेंशन अगर सेम है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उससे हम एक इक्वेशन प्लस माइनस करके बना सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि कोई बॉडी है यहाँ पे और ग्राउंड से इसकी हाइट कुछ है h और मान लीजिए किसी वेलोसिटी v से मूव कर रही है। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा आपका mgh और इसकी काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mv²। क्लियर हुआ। तो अगर इस बॉडी का टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपसे पूछा जाए, टोटल मैकेनिकल एनर्जी बताइए, तो आप क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे तीनों ही क्या है, एनर्जी है। तो हमें मैकेनिकल एनर्जी फाइंड आउट करना है तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। दूसरी इसके पीछे एक और रीजन है कि ये तीनों ही एनर्जी है तो तीनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। इसका भी डायमेंशन कैसा, इसका भी डायमेंशन ml2 t पे -2, पोटेंशियल एनर्जी का भी डायमेंशन ml2 t पे -2 और काइनेटिक एनर्जी का भी डायमेंशन कैसा होगा, ml2 t पे -2। ठीक है, तो हम उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हुए या एक इक्वेशन में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिनका डायमेंशन क्या हो, सेम हो। अच्छा, यहाँ पे हम इस इक्वेशन को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अच्छा अब इस इक्वेशन को अगर हमें लिखना है तो यहां से हमने लिख लिया मैकेनिकल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है mgh और प्लस यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv²। ठीक है, तो अब आप देखो ये एक इक्वेशन बन गया ना इक्वेशन। ठीक है, इसमें है mgh मतलब मास है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, हाइट है, इसमें मास है और वेलोसिटी का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये जो टर्म है हाफ ये mgh इसको हम हाफ mv² में क्या कर दिए, ऐड कर दिए। ये कैसे पॉसिबल हुआ, अगर ऐसे आप देखें तो आपको लगेगा कि ये दोनों डिफरेंट टर्म हैं, इन दोनों का आपस में कोई भी लेना देना नहीं है क्योंकि ये है mgh और ये है हाफ mv²। ठीक है, तो अगर आपसे इसको ऐड करने के लिए कहा जाए तो आप तब तक ऐड नहीं कर सकते जब तक ये ना देख लें कि दोनों टर्म्स का डायमेंशन सेम है या नहीं है। तो यहां से एक बार हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि दोनों का डायमेंशन सेम है या नहीं। जैसे मान लो mgh है तो m का हम लोग क्या लिख सकते हैं, m, g का क्या होता है, एक्सेलरेशन है तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो lt-2 लिख सकते हैं, और h है लेंथ, हाइट, या फिर हाइट को हम लोग किसका डायमेंशन लिखेंगे, लेंथ का डायमेंशन, और प्लस यहां से देखो हाफ है, हाफ क्या है, कांस्टेंट, 1/2 कांस्टेंट, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, ये डायमेंशन लेस होगा। और ये क्या है आपका मास और ये है v², v मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड उसकी यूनिट होती है तो डायमेंशन हो जाएगा lt-1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगर lt-1 कर रहे हैं और इसका स्क्वायर है तो हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे। क्लियर हुआ, नहीं हुआ। अब आप देखो इन दोनों टर्म्स का डायमेंशन सेम है या नहीं। यहाँ हो गया m, ये है l और ये भी l, तो ये हो जाएगा l2 और ये है t पे -2 तो सिंपली हमने t पे -2 कर लिया। और यहाँ पे ये है m आपका, ये है l2 और ये है t पे -2।
ठीक है, क्लियर हुआ। तो देखिए आप, इस टर्म का भी डायमेंशन वही है जो इस टर्म का है, इसीलिए दोनों टर्म ऐड हो सकते हैं, अदरवाइज ये ऐड नहीं होते। क्लियर हुआ, ठीक है। अब हमारे पास कुछ बहुत ही कॉमन इक्वेशंस हैं जो आप क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं, उनके डायमेंशन को हमें चेक करना है, वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट है या नहीं है। जैसे ये इक्वेशन है आपका v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये इक्वेशन आप लोग क्लास 9th में ही पढ़ लिए होंगे मोशन के चैप्टर में। और यहाँ पे आपको पता है v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, 2 तो कांस्टेंट है यहाँ पे, a क्या है, एक्सेलरेशन, और s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हमें इसको चेक करना है कि ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट है या नहीं है। डायमेंशनली कंसिस्टेंट होने के लिए इसमें 3 टर्म्स हैं, एक v स्क्वायर, एक u स्क्वायर और एक 2as। इन तीनों टर्म्स का डायमेंशंस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे दिया हुआ है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, और यहाँ से v क्या है, वेलोसिटी, तो इसका डायमेंशन होता है lt माइनस 1, और इसका स्क्वायर है, आपने कर दिया इसका स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी है तो सेम डायमेंशन रहेगा lt माइनस 1, और इसका आपने कर दिया स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 2 है, 2 डायमेंशनलेस है, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। ये क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर का हो गया आपका l, और पर सेकेंड का हो गया t पे माइनस 2। ठीक है, और s क्या है, यहाँ s है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का हम कैसे लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट का हम डायमेंशन लिखेंगे लेंथ का डायमेंशन। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आप इसे चेक कर लो, यहां से आप देखो ये हो गया एल टी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर, और t पे माइनस 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो t टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पे देखो एल टी माइनस 1 और इसका स्क्वायर है, तो फिर से ये L2 और t टू द पावर माइनस 2 हो गया, प्लस अब यहाँ पे आप चेक करो, यहाँ पे एक L1 है और यहाँ पे भी L1 है। ठीक है, तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर, और यहाँ पे टी टू द पावर माइनस 2 है। तो आप देखो v स्क्वायर का भी L2 टी पे माइनस 2, u स्क्वायर का भी L2 टी पे माइनस 2, और 2as जो टर्म है उसका भी L2 टी पे माइनस 2 आ रहा है डायमेंशन। तो तीनों टर्म्स का डायमेंशन सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं all terms have same dimensions, hence equation is consistent। ठीक है, तीनों टर्म का सेम डायमेंशन है तो इक्वेशन क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। ठीक है, एक और इक्वेशन का चेक कर लो। अभी हम लोगों ने देखा हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू mgh, ये आप फिर दोबारा करके देख सकते हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पे किया था मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो हमने दोनों टर्म्स का डायमेंशंस निकाल के देखा था कि दोनों ही टर्म के डायमेंशन क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इसका भी डायमेंशन कितना आ रहा था, ये आ रहा था ml2 t पे माइनस 2, और इसका भी आ रहा था ml2 और t पे माइनस 2। ठीक है, दोनों ही एनर्जी है, एक पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी काइनेटिक एनर्जी, तो दोनों का डायमेंशन क्या है, सेम, इसीलिए ये इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली कंसिस्टेंट है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, इस पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है p प्लस a अपॉन वी स्क्वायर और इंटू v माइनस वी इक्वल टू आर टी। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को एक इक्वेशन क्या कह रहा है क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ अ रियल गैस इज गिवन बाय p प्लस a अपॉन वी स्क्वायर और ब्रैकेट में v माइनस वी इक्वल टू आर टी, where P, V and T are pressure, volume and temperature respectively, and R is the universal gas constant. The dimensions of A upon B square is similar to that of। ठीक है, मतलब A upon B square का डायमेंशन यहाँ पे ऑप्शन जो गिवन है PV, P, RT और R, इनमें से किसके इक्वल होगा।
ठीक है, तो ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम a अपॉन बी स्क्वायर का डायमेंशन फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे हमें a, सबसे पहले a का डायमेंशन चाहिए, फिर b का डायमेंशन चाहिए। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर कोई दो टर्म आपस में ऐड हो रहे हैं तो दोनों टर्म्स का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये देखो, ये है आपका प्रेशर और ये दिया हुआ है प्लस a अपॉन वी स्क्वायर। तो a अपॉन वी स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा वो किसका डायमेंशन होगा, प्रेशर। तो हम यहां लिखेंगे डायमेंशन ऑफ प्रेशर इक्वल टू किसका हो जाएगा, डायमेंशंस ऑफ a अपॉन वी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे v कैपिटल है तो हम यहाँ पे कैपिटल V लिखते हैं क्योंकि ये वॉल्यूम है, ये वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, यहाँ V जो है वो वॉल्यूम है, P है प्रेशर, V है वॉल्यूम, T टेम्परेचर और R क्या बताया है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले P का प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर आप लोगों ने पढ़ा है, ये है फोर्स अपॉन एरिया। तो हम प्रेशर को लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया और इक्वल टू यहाँ डायमेंशन a का देखना है, तो a का तो हमें पता नहीं है, a का तो हमें फाइंड आउट करना है। और ये v स्क्वायर, v है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, मतलब मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब मतलब यहाँ लेंथ का क्यूब हो गया। ठीक है, तो यहाँ l क्यूब लिख सकते हैं और उसका है स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका l क्यूब और इसका है आपका स्क्वायर। आप यहाँ फोर्स का रख लो, फोर्स का हम लोगों ने देखा था, फोर्स का होता है ml और t पे -2। ठीक, और नीचे है एरिया, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका L2 और इक्वल टू इधर है आपका a और यहाँ पे हो जाएगा आपका L6। ठीक है, 3 2 6 हो गया। ठीक, अब आप एक काम कर सकते हैं, इसको आप इधर ले आओ, हमको a का चाहिए यहाँ पे डायमेंशन, तो a का डायमेंशन हो जाएगा a इक्वल टू L⁻⁶ यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा m, यहाँ पे है l का पावर 1 और यहाँ पे है 6, इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो l का पावर हो जाएगा आपका 7। ठीक है, यहाँ l का पावर हो गया m, l का पावर 7 और यहाँ t पे -2 है, t का पावर -2 ही रहने दो और नीचे है L2। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं नीचे L2। ठीक है, 2 ऊपर माइनस हो जाएगा तो a का डायमेंशन हो जाएगा कितना, m, l का पावर, ये 2 ऊपर जाएगा निगेटिव हो जाएगा, 7 - 2 कितना हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा t⁻²। ये मिल गया हमें a का डायमेंशन। ठीक है, ऐसे ही हम किसका फाइंड आउट कर सकते हैं, b का। तो ये देखो, ये है वॉल्यूम और ये भी, अगर ये इसमें से माइनस हो रहा है और ये डायमेंशनली अगर कंसिस्टेंट इक्वेशन है तो जो v का डायमेंशन होगा वही b का डायमेंशन होगा। तो b का डायमेंशन किसका डायमेंशन होना चाहिए, v का डायमेंशन। ठीक है, तो यहाँ v इक्वल टू v का डायमेंशन कितना हो गया, L3। ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तीनों का L इंटू L इंटू L3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से a अपॉन बी स्क्वायर का अगर डायमेंशन फाइंड आउट करें तो a अपॉन बी स्क्वायर अगर हम यहाँ करें तो यहाँ पे है आपका m और ये है l का पावर 5 और यहाँ है t का पावर -2, यहाँ से एक लाइन खींच दे रहा हूँ। ठीक है, और डिवाइडेड बाई हमें करना है बी स्क्वायर, तो ये है l का पावर 3, तो बी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा l का पावर 6। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम l के पावर 6 को ऊपर ले जाएं तो 6 ऊपर जाके निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 5 है तो यहाँ पे हो जाएगा m और l का पावर 5 - 6, तो यहाँ पे हो जाएगा l का पावर -1 और यहाँ हो गया l का पावर -2। तो ये हो गया आपका डायमेंशन a अपॉन बी स्क्वायर का। अब हमें चेक करना है कि ये जो हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से किसका डायमेंशन m, l⁻⁻1 और t⁻2 के बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन 1 है PV, P क्या है प्रेशर और V क्या है वॉल्यूम। तो अगर हम यहाँ पे P और V का चेक करें तो P का कितना हो जाएगा, अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे फोर्स अपॉन एरिया कर सकते हैं, तो
चलो इस एक बार थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं फोर्स अपॉन एरिया के टर्म में। तो यहाँ हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया और इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो फोर्स का कितना हो जाता है, फोर्स होता है mL/T⁻², अभी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, और डिवाइडेड बाय एरिया का कितना L2, और यहाँ पे आपका V है, V का कितना हो जाएगा L3। ठीक है, क्लियर हुआ, तो P इंटू V हो गया। ठीक, अब यहां से अगर आप फाइंड आउट करो तो देखो यहां से प्रेशर का हो जाएगा आपका M, और यहाँ पे है L1 और L2 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा L⁻⁻1। ठीक है, और ये हो गया T⁻⁻2, और यहाँ पे है आपका L3। ठीक है, अच्छा यहां से हमको कितना फाइंड आउट करना है, mL⁻⁻1 T⁻⁻2। तो ये जो टर्म हमने फाइंड आउट किया है, ये बेसिकली किसका है, प्रेशर का। और यहाँ पे देखो यहाँ mL⁻⁻1 और T⁻⁻2 बिल्कुल वही टर्म आ रहा है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं हमने केवल प्रेशर का फाइंड आउट किया, और यहाँ पे प्रेशर का ही आ गया इसके A/B² के बराबर, और यहाँ हमें ऑप्शन बी में केवल प्रेशर दिया भी है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही सही हो गया। ठीक है, और ये क्वेश्चन देखो आपको 24 का, मतलब पिछले साल का क्वेश्चन है IIT JEE का। ठीक है, 27 जनवरी 2024 का शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो आप इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं। अगर इसका हम फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा mL⁻⁻1 है, 3 ऐड होगा तो ये हो जाएगा L2, और ये हो जाएगा T⁻⁻2। हमें कितना चाहिए, mL⁻⁻1 T⁻⁻2, यहाँ पे है mL⁻2 T⁻⁻2, मतलब ये मैच नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन 1 हमारा क्या हो गया, ऑप्शन 1 हो गया गलत। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया कि प्रेशर का हमने फोर्स अपॉन एरिया फाइंड आउट किया, तो ये जो टर्म है इसका डायमेंशन आ रहा है ये mL⁻⁻1 और T⁻⁻2, और यही हमें मैच करना है, तो ये ऑप्शन बी हमारा मैच कर गया, मतलब A/B² का जो डायमेंशन है वो P के डायमेंशन के बराबर है। क्लियर हुआ, आगे की वैल्यू आप RT और R का चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर ये मल्टी ऑप्शनल नहीं है, मल्टी ऑप्शनल करेक्ट क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन अगर हमें सही मिल गया तो हम आगे का चेक करने की जरूरत नहीं है। बाकी आपका ये मर्जी है, आपकी इच्छा है कि अगर आप चाहें तो RT और R का भी चेक करके इससे मैच कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे P+A/V² और V-B = RT represents the equation of state of some gases where P is pressure, V is the volume, T is the temperature, and A, B, are the constants. The physical quantity which has dimensional formula as that of B²/A will be. अब इसमें आपको चेक करना है कि अभी हम लोगों ने A/B² फाइंड आउट किया, अब यहाँ पे हमें B²/A दिया हुआ है, तो यहाँ पे पीछे जो हमने डायमेंशन फाइंड आउट किया था इसका A/B² का, ये है mL⁻⁻1 और T⁻⁻2। तो जब हम इसको B²/1 करेंगे तो जिसका पावर A पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएगा, और जिसका निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे mL⁻⁻1 T⁻⁻2 है, तो यहाँ पे B²/A का अगर हम डायमेंशन फाइंड आउट करें तो ये कितना हो जाएगा, m⁻⁻1 L⁻1 और T⁻⁻2 है। आप यहाँ पे देखो ये -2 है तो प्लस हो जाएगा, हम इसको प्लस लिख सकते हैं, हम इसको +2 लिख सकते हैं। अब इसमें हमें 4 यहाँ पे क्वांटिटीज दी हुई हैं, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी और एनर्जी डेंसिटी। तो इसमें हमें चेक करना है कि ये डायमेंशन किसका आ रहा है, तो आइए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे बल्क मॉडुलस दिया हुआ है, ठीक है, तो अभी आप लोग आगे बढ़ेंगे। बल्क मॉडुलस को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, आप स्ट्रेस और स्ट्रेन के टर्म में फाइंड आउट करते हैं। स्ट्रेस इक्वल टू होता है E, और यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन है स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेन, ठीक। स्ट्रेन का यूनिट जो स्ट्रेन जो है डायमेंशनलेस है, ठीक, और ये है आपका स्ट्रेस। स्ट्रेस का डायमेंशन होता है प्रेशर का डायमेंशन, ठीक है।
तो प्रेशर का डायमेंशन, अगर ये डायमेंशन लेस है और इसका प्रेशर का डायमेंशन है, मतलब ये भी हम लोग स्ट्रेस में लिखते हैं फोर्स अपॉन एरिया, तो यहाँ पे हो जाएगा E इंटू यहाँ पे एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन क्या है, ये है आपका डायमेंशन लेस, ठीक है, ये आपका डायमेंशन लेस है, ठीक है, क्लियर हुआ। इसका मतलब E का वही डायमेंशन होगा जो F अपॉन A का होगा। तो अभी हम लोगों ने प्रेशर का फाइंड आउट किया, ml टू द पावर -1 और T टू द पावर -2, ये हो गया आपके बल्क मॉडुलस का, क्या, बल्क मॉडुलस का डायमेंशन। तो यहाँ पे हमको चाहिए m टू द पावर -1, L1 और T2, यहाँ पे इसका उल्टा है, ठीक है, तो मतलब ये ऑप्शन हमारा बल्क मॉडुलस नहीं होगा, ये हो गया ऑप्शन आपका गलत। दूसरा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो देखो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को भी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं टाउ, मतलब ये है आपका शेयर स्ट्रेस, और यह मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को जी से लिखते हैं, और यहाँ पे गामा लिखते हैं, ये शियर स्ट्रेन, ये फिर डायमेंशन लेस हो गया, ये फिर फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का भी सेम डायमेंशन होता है, ml टू द पावर -1, T टू द पावर -2, मतलब ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे बोल रहा है कंप्रेसिबिलिटी, तो यहाँ पे एक टर्म और इस्तेमाल करते हैं हम, प्रेशर इक्वल टू यहाँ पे लिखते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ई वॉल्यूमेट्रिक, और यहाँ पे बल्क मॉडुलस इस्तेमाल करते हैं हम